गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है? ध्यान से सुनेगा। दो तरीके बताऊंगा करने के, एक रेशियो मेथड, एक डायरेक्ट लॉजिकल मेथड। ध्यान सुनेगा। हुआ क्या कि एक हाउसवाइफ के पास 2720 रुपए हैं। कितने रुपए? 2720 रुपए। तो 2720 रुपए में हाउसवाइफ कुछ चावल जो है वो गेहूं खरीद सकती है 2720 रुपए में। हुआ क्या कि एक दिन वो गई, गेहूं की कीमत 15% कम हो गई। जब गेहूं सस्ता हो गया तो 2720 रुपए में जितना गेहूं आता था पहले, अब उससे 6 किलोग्राम ज्यादा गेहूं मिलेगा उसे। पहले 2720 रुपए में जितना गेहूं आता था, आज 2720 रुपए में उससे 6 किलोग्राम ज्यादा गेहूं मिलता है। क्यों मिलता है? कि गेहूं की कीमत 15% कम हो गई। यानी कि आप खर्चा सेम कर रहे हैं। पहले भी 2720 रुपए खर्चा कर रही थी हाउसवाइफ, अब भी 2720 रुपए खर्चा कर रही है। बोला गेहूं की घटी हुई कीमत बताओ। और एक बात का जवाब दो, गेहूं की कीमत कितनी कम होगी? 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/20। 3/20 मतलब गेहूं का प्राइस जो है पहले 20 था तो 20 से घट के 17 हो गया। आपका एक्सपेंडिचर सेम है, खर्चा सेम है। पहले भी 2720 रुपए खर्च कर रहे थे, अभी 2720 ही खर्च करोगे, लेकिन गेहूं की कीमत 15% कम होगी तो उस वजह से 6 किलो गेहूं एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कंजम्पशन का रेशियो रिवर्स होना चाहिए कि नहीं? 17:20। यानी कि पहले अगर आपको 17 यूनिट गेहूं मिलता था तो आपको 20 यूनिट गेहूं मिलेगा। तो कितना गेहूं एक्स्ट्रा मिला? तो आपका जवाब होगा सर 3 यूनिट। सवाल का अकॉर्डिंग कितना गेहूं एक्स्ट्रा मिला जी? 6 किलो। तो 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में 6 किलो है, दुगना। तो 17 की वैल्यू भी दोस्तों दुगना आ जाएगी, 34 किलो। यानी कि अगर सवाल में आपसे ये पूछा होता कि पहले हाउसवाइफ को कितना गेहूं मिलता था, पहले गेहूं की खपत कितनी थी? 34 किलो। और आपसे पूछा बताओ गेहूं का फाइनल कंजम्पशन क्या है, गेहूं की बाद में खपत कितनी होगी? 3 की वैल्यू 6 किलो दुगना, तो 20 की वैल्यू भी दुगना हो जाएगी, 40 किलो। यानी कि अब जो है मेरे दोस्तों, अब गेहूं को अब जो है 40 किलो गेहूं मिलता है उसको। समझ में आई मेरे दोस्त? यहां तक किसी वाले को कोई डाउट? किसी वाले को यहां तक कोई डाउट? दो सवाल बन सकते हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन करवा दिया आपको। गेहूं का प्राइस 20 से घट के 17 हो गया, कंजम्पशन का रेशियो हो गया रिवर्स। कंजम्पशन कितना बढ़ा? 3। कितना भाई? 6 किलो गेहूं एक्स्ट्रा मिला, 3 किलो 6 किलो दुगना, तो 17 की वैल्यू दुगना आ गई, 34 केजी। यानी कि पहले हाउसवाइफ को 2720 रुपए में 34 किलो गेहूं मिलता था। अब गेहूं सस्ता हो गया, 15% कीमत घट गई, अब उतने ही रुपए 2720 में हाउसवाइफ को 40 किलो गेहूं मिलता है। पहले 34 से 40, 6 किलो एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपसे पूछा गेहूं की घटी हुई कीमत। अगर आपसे ये पूछता ना कि गेहूं की ओरिजिनल कीमत क्या थी, ओरिजिनल यानी कि गेहूं का पहले कितना प्राइस था, तो पहले आपको 2720 रुपए में कितना गेहूं मिल रहा था? 34 किलो। अगर एक 34 किलो गेहूं 2720 रुपए में मिल रहा है तो 1 किलो का प्राइस क्या होगा? 34 से भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 80 बार। तो 80 रुपए पर केजी गेहूं का ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल कीमत। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे गेहूं का अगर सवाल में पूछा जाए कि नया प्राइस क्या है या गेहूं की घटी हुई कीमत क्या है, गेहूं की घटी हुई कीमत क्या है, तो मेरे दोस्तों 2720 रुपए में आपको कितना गेहूं मिल रहा है? अब आपको कितना गेहूं मिल रहा है? 40 किलो। अगर 40 किलो गेहूं 2720 रुपए का है तो 1 किलो कितने का होगा? 40 से भाग देंगे। 0 से 0 4 6 24 3 4 8 32 68 रुपीस पर केजी। तो गेहूं की मेरे दोस्तों जो नया घटा हुआ प्राइस है वो 68 रुपए पर केजी है, बी ऑप्शन। ये सवाल को करने का तरीका हो गया रेशियो मेथड। इसमें देखो मैंने आपको इतना करने की जरूरत नहीं सवाल को सॉल्व करने के लिए, मैंने आपको यहाँ पे 4 सवाल कराए। अगर आपसे पूछा होता कि गेहूं का पहले खपत कितनी थी? 34 किलो। गेहूं की अब खपत कितनी है? 40 किलो। पहले गेहूं का प्राइस ओरिजिनल प्राइस कितना था? 80 रुपए पर केजी। गेहूं का नया प्राइस कितना है? 68 रुपीस पर केजी। तो जितना पूछा जाए आप उतना ही निकालेंगे। मैंने आपसे चारों चीज निकाल के दिखा दी। यहां से रेशियो मेथड है, सभी को समझ में आया होगा जिन्होंने कल का लेक्चर देखा है। अब इसके आगे चलेंगे। ये तो ही नॉर्मल कहानी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग, और डायरेक्ट लॉजिक का टैप करो। डायरेक्ट लॉजिक पे ध्यान से सुनिएगा। 2720 रुपए आपके पास है। 2720 रुपए मार्केट से कुछ गेहूं आप खरीद सकते हो। 2720 रुपए में कुछ गेहूं खरीद सकते हो। गेहूं की कीमत अचानक से 15% कम होगी, 15% कम हो गई। गेहूं हो गया सस्ता। जब गेहूं सस्ता हो गया, आप आज भी 2720 रुपए खर्च कर रहे हो। पहले भी आप 2720 रुपए खर्च कर रहे थे, आज भी 2720 रुपए खर्च कर रहे हो। गेहूं 15% सस्ता हो गया, लेकिन आप पैसा उतना ही खर्च कर रहे हो। तो उसकी वजह से आपको 6 किलो गेहूं एक्स्ट्रा मिला। तो जो 6 किलो गेहूं आपको एक्स्ट्रा मिला, क्यों एक्स्ट्रा मिला? कि गेहूं का प्राइस 15% कम हो गया। एक्चुअली आपको 15% पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गेहूं 15% सस्ता हो गया। तो आप 2720 रुपए का 15%, 2720 रुपए का 15% आपको देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गेहूं तो 15% सस्ता हो गया। अगर आप 15% पैसा कम भी दोगे दुकानदार को, तो भी आपको सेम क्वांटिटी गेहूं मिलेगा, जितना पहले मिल रहा था अभी उतना ही मिलेगा। लेकिन आप पैसा 2720 रुपए ही दे रहे हो, उसी की वजह से आपको 6 किलो गेहूं एक्स्ट्रा मिला। और जो एक्स्ट्रा गेहूं मिलेगा किस कीमत में मिलेगा? घटी हुई कीमत पे। भाई गेहूं सस्ता हो गया, घटी हुई कीमत पे तो आप गेहूं खरीद के ला रहे हो, और उस पर आपको 6 किलो गेहूं ज्यादा मिला है। यानी कि 6 किलो गेहूं का डायरेक्ट आ गया, 6 किलो गेहूं का नया प्राइस या घटा हुआ प्राइस, नया प्राइस या घटा मूल्य कितना होगा? डायरेक्ट आ गया मेरे दोस्तों 2720 रुपए का 15%। डायरेक्ट 1 सेकंड में बात खत्म। केशव पानी कर देना, केशव पानी कर देना। डायरेक्ट 6 किलो गेहूं का घटा हुआ मूल्य डायरेक्ट आ गया। लॉजिक है जिससे आप 1 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हो। 2720 रुपए का 15%, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों ध्यान से। 6 किलो गेहूं आपने का घटा हुआ मूल्य डायरेक्ट 2720 रुपए का 15% होगा। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। 3/20। आप मुझे बताओ 6 किलो गेहूं का घटा हुआ मूल्य इतना है, तो 1 किलो का कितना होगा? आपसे 1 किलो गेहूं का प्राइस पूछा ना, बटे 6 से भाग कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 0 से 0 चला जाएगा, 6 दूनी 12 से अभी सॉरी 12 से नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, इसको 4 से काटेंगे, 4 से 4 6 24 और 8 32 68 रुपीस आएगा 1 किलो गेहूं का घटा हुआ मूल्य। इस सवाल का आंसर डायरेक्ट कर पाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं, बात खत्म। अगर आपसे पूछा होता कि 1 किलो गेहूं का ओरिजिनल प्राइस बताओ, अगर आपसे सवाल में पूछा होता ना कि गेहूं का ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, गेहूं की मूल कीमत क्या होगी, अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता एग्जामिनर ने, तो कैसे करते? अगर नई कीमत आपसे पूछी होती तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। फिर आपको हमेशा गेहूं का घटा हुआ मूल्य फाइनल प्राइस ही आएगा। गेहूं का प्राइस कितना कम हुआ है? 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। यानी कि गेहूं का प्राइस अगर पहले 20 था तो 20 से 3 घट के 17 हो गया। 17 गेहूं का घटा हुआ मूल्य 68 है, 17 की वैल्यू 68 है 4 गुना, तो गेहूं का ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 80। तो आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा और ओरिजिनल प्राइस आएगा 80 रुपए पर केजी। ये सवाल का आंसर होगा 80 रुपए पर केजी। एक और सवाल करते हैं ऐसा ही सवाल एमटीएस के पेपर का पूछा हुआ 2023 का, करके बताइए जिस सवाल का क्या आंसर है। फटाफट कमेंट में जल्दी से करके बताओ। बेटा तुम मेरी लॉजिक ही नहीं सुनो, लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो। चीनी की कीमत में 12% की कमी के कारण अक्षत 1200 रुपए में 7 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी की वास्तविक कीमत, चीनी का एक्चुअल प्राइस, चीनी की ओरिजिनल कीमत आपसे पूछा है, और आंसर ये है, बहुत बेकार आंसर है। चीनी का प्राइस 12% कम हो गया, चीनी सस्ती हो गई, चीनी सस्ती हो गई भाई।
तो आदमी को 1200, अगर आदमी कोई 1200 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है चीनी खरीदने के लिए, आदमी 1200 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है चीनी खरीदने के लिए, चीनी होगी सस्ती 12%, चीनी 12% सस्ती होगी तो आदमी को चीनी एक्स्ट्रा मिलेगी कि नहीं? तो आदमी को 7 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिली। 7 किलो चीनी का जो नया प्राइस है, 7 किलो चीनी का जो नया प्राइस है वो क्या है? वो 1200 रुपए का 12% के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। चीनी का प्राइस 12% कम हो गया तो आपको 12% पैसा कम देना है, आप पैसा उतना ही दे रहे हो, पैसा उतना ही दे रहे हो, उसकी वजह से आपको 7 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिली घटी हुई कीमत पर। तो 7 किलो चीनी का जो नया प्राइस है 1200 का 12% है, 1200 का 12% 144 रुपए, 144 रुपए। आप बोलोगे हाँ 7 किलो चीनी का नया प्राइस ये है तो 1 किलो का कितना होगा? 144/7। ये आंसर मत बताने लगना कि आंसर आ गया, ये आंसर नहीं आया मेरे दोस्तों, अभी आंसर नहीं आया है, अभी क्लियर है? ये तो नया प्राइस आया, आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है। चीनी की कीमत कितनी घटी है? 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25, यानी कि चीनी का प्राइस अगर पहले 25 था तो 25 से 3 कम होकर चीनी का प्राइस 22 हो गया, यानी कि अब चीनी का प्राइस 22 हो गया। 22 यूनिट की वैल्यू है 22 की, ये 22 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान क्या होगा? बटे 22। आपसे क्या पूछा? 25 यूनिट की वैल्यू पूछी है, मल्टीप्लाई बाय 25। ये 22 यूनिट की वैल्यू है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 22 और आपसे 25 यूनिट की वैल्यू पूछी है, मल्टीप्लाई बाय 25। अब बताओ कितना जाएगा? जल्दी से जवाब देंगे फटाफट। जो भी आंसर आएगा 25 रुपए से कम आएगा, 25 रुपए से कम एक ही ऑप्शन है, जो भी आंसर आएगा 25 से कम ही आएगा, ठीक है भाई? क्यों? कैसे पता चला भाई? ये कैलकुलेटिव सवाल है, पेपर में रिसेंट आया है, 25 से कम आएगा। क्यों? देखो ये 25 तो है ही, ऊपर है 144, नीचे है 22 7 154, ऊपर 144 नीचे है 22 7 154। जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो 1 से कम नंबर आएगा, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे 1 से नंबर कम आएगा, और 1 से छोटी संख्या को अगर 25 से गुणा करोगे तो 25 से कम आएगा कि नहीं आएगा? 25 से कम एक ही ऑप्शन है, पहला यही आंसर है। भाई तुम कैसे बालक हो यार, तुम कैसे बालक हो? ये चीनी का नया प्राइस आ गया, घटा हुआ प्राइस 144/7 रुपए। आपसे पूछा चीनी का ओरिजिनल प्राइस, चीनी का प्राइस 12% घटा, यानी कि चीनी का प्राइस पहले 25 था तो 22 हो गया, पहले ओरिजिनल प्राइस 25 था 22 हो गया। ये जो है 22 यूनिट की वैल्यू है, 22 यूनिट की वैल्यू। सब कुछ भूल जाओ, मैंने अभी तक क्या किया, 22 यूनिट की वैल्यू है, चीनी का प्राइस पहले 22 था, 22 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों? 22 से भाग दे देंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं चीनी का ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या है? 25 यूनिट की वैल्यू, तो 25 यूनिट की वैल्यू के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीनी का आ गया ओरिजिनल प्राइस। इतना टाइम नहीं है, एक एक टाइप को समझने में 15-15 मिनट लगाते हो। अगला सवाल, सवाल नंबर 97, थोड़ा जल्दी करा करो भाई। जब किसी वस्तु की कीमत 35% कम की गई तो उसकी बिक्री X% बढ़ गई। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, यदि रेवेन्यू की रिसिप्ट में 17% की वृद्धि हुई है तो पूछा है X का मान क्या होगा? सवाल मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 2-3 क्वेश्चन में कराऊंगा, लॉजिकल सवाल है भाई, ये लॉजिकल, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी बुद्धि लगाने सवाल को करने के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं। देखो बच्चों, एक वस्तु की कीमत 35% कम हो गई, वस्तु सस्ती हो गई। जैसी वस्तु सस्ती हुई तो वस्तु की जो बिक्री है, उसकी जो सेल है वो X% बढ़ गई, बिक्री ज्यादा होने लगी, आपने वस्तु सस्ती कर दी, वस्तु की बिक्री बढ़ गई। और हुआ क्या कि जो वस्तु को बेचने से जो हमारी कमाई है, राजस्व का मतलब वस्तु को बेचने से जो कमाई, जो पैसा कमाते, जो रेवेन्यू है, इनकम है, वो 17% बढ़ जाती है। X का मान क्या होगा? सिंपल सा सोचो, कोई फॉर्मूला नहीं है कि जब आप किसी वस्तु को बेचते हो तो बेचने से जो आपको रेवेन्यू पैदा होता है, जो कमाई होती है, जो राजस्व मिलता है, रेवेन्यू क्या होता है? वस्तु का प्राइस इनटू सेल, सेल यानी कि उसकी बिक्री। सिंपल सा नियम। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा? अगर तुम जिंदा आदमी हो तो तुम्हें पता चलेगा, खुद ही सोचो ना। सपोज एग्जांपल के लिए आप एक खिलौना बेचते हो, खिलौने का प्राइस है 25 रुपए, 25 रुपए की मोमबत्ती बेचते हो, 25 रुपए की मोमबत्ती, और आपने 8 मोमबत्ती की बिक्री की। कितनी मोमबत्ती बेची? आपने 8 मोमबत्ती की बिक्री करी, बिक्री। तो बताओ कितना पैसा कमाओगे आप? 200 रुपए कमाओगे कि नहीं? 25 8 200। ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, गणित है, हर कोई आदमी जानता है इस बात को। सपोज 25 रुपए की मोमबत्ती आप बेचते हो, 8 मोमबत्ती आपने बेची, बिक्री करी 8 मोमबत्ती की, कितना कमाओगे? 200 रुपए कमाओगे, सिंपल सी बात है। इस सवाल में क्या दिया है आपको? रेवेन्यू में चेंज दिया, रेवेन्यू में। सवाल में आपको प्राइस में चेंज दिया है, प्राइस में। सवाल में आपसे पूछा क्या है? सेल में चेंज पूछा है, सेल में। क्या मैं आपको पढ़ा नहीं चुका बेटा? क्या मैं आपको पढ़ा नहीं चुका? कैसे आएगा? रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देना पड़ेगा, रेवेन्यू को प्राइस के रेशियो से भाग देना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आर मतलब कमाई। एक वस्तु की कमाई बेचने से राजस्व जो है, जो रेवेन्यू की रिसिप्ट है, रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू 17% बढ़ जाती है। 17% मतलब पहले 100 रुपए था तो 17 बढ़ के 117 हो गया। वस्तु का प्राइस कितना कम हो गया? 35%। प्राइस 35% कम हो गया, चाहे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या ना करो, इच्छा आपकी है। प्राइस 35% कम हो गया, सब आपको मैंने समझाने के लिए लिखा। सॉल्यूशन तो इसका 5 से 7 सेकंड का है। प्राइस 35% कम हो गया 7/20, कि पहले प्राइस अगर 20 था तो 7 कम हो गया 13 हो गया। तो आप बताओ वस्तु की बिक्री का रेशियो क्या होगा? बिक्री का दोनों रेशियो को डिवाइड करना है, दोनों रेशियो को भाग करना है। 100 को 20 से भाग करेंगे 5 आएगा, 117 को भाग करेंगे 13 से 9 आएगा। यानी कि वस्तु की बिक्री अगर पहले 5 थी तो 5 से 9 हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी? 4/5। बिक्री अगर 5 थी तो 5 से 9 होगी, 4/5 बढ़ गई 80%। 80% सवाल का आंसर है, 80%। ना विवेक, दोनों रेशियो अलग अलग है। आगे चलेंगे, एक और सवाल बताओ। 98, पहले ये वाला करेंगे 99, फिर मैं अगला टाइप चेंज कर दूंगा। पहले 99 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में टाइप को चेंज कर दूंगा। बहुत अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सवाल मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर का पूछा हुआ है, काफी पुराना। जब कभी वैकेंसी आई थी घोटालों के साथ, तब जो है ये सवाल आया था। हमें बताओ, इन ए विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाय 27% ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड, एक निश्चित पीरियड के दौरान। द परसेंटेज बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड इज नियरेस्ट टू। बताओ इस अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आधी दुनिया को सवाल ही समझ नहीं आएगा, ध्यान सुनो। एक निश्चित अवधि के दौरान गांव में क्या होता है? गांव में करते हैं लोग खेती, खेती से पैदा होता है अनाज, उसी को हम कहते हैं खाद्यान्न का उत्पादन। क्या बोलते हैं? खाद्यान्न का उत्पादन। तो एक गांव में जो है मेरे दोस्तों, जो फूड का प्रोडक्शन है, फूड का जो प्रोडक्शन है गांव में, टोटल जो प्रोडक्शन है, टोटल जो प्रोडक्शन यानी कि पूरा गांव मिलकर जो अनाज पैदा करता है, वो 40% बढ़ गया। 40% बढ़ने का मतलब, पहले अगर पूरे गांव में 100 किलो अनाज पैदा होता था तो आज 140 किलो अनाज पैदा होता है। 140 किलो ये दिया हुआ है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, टोटल प्रोडक्शन।
एक टाइम के दौरान एक गांव में जो खाद्यान्न का उत्पादन है, जो अनाज पैदा होता है, वो 40% बढ़ गया भाई अनाज का उत्पादन। पहले अगर पूरा गांव 100 किलो अनाज पैदा करता था तो 140 किलो होता है, और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का उत्पादन 27% बढ़ा। प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा प्रोडक्शन जो है, पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन जो है वो 27% बढ़ गया। 27% का मतलब मेरे दोस्तों कि अगर पहले प्रति व्यक्ति 100 किलो अनाज पैदा होता था तब 27 बढ़ के 127 हो गया। आपसे पूछा बताओ इस टाइम पीरियड के दौरान गांव की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी समय के दौरान। एक बात सोचो, जैसे सपोज आपका गांव है, गांव का हर आदमी 40 किलो अनाज पैदा करता है। 40 किलो, 40 किलो। मैं आपसे कहता हूं सपोज आपका गांव है, गांव का हर आदमी 40 किलो अनाज पैदा करता है। प्रत्येक आदमी, गांव का हर आदमी, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा, 40 किलो अनाज पैदा करता है। 40 किलो अनाज। और गांव ने टोटल, पूरे गांव ने मिलाकर, पूरे गांव ने मिलाकर 6000 किलो अनाज पैदा करा। पूरे गांव ने 6000 किलो अनाज। तो बताओ गांव में आदमी कितने रहे होंगे, गांव में कितने आदमी होंगे। गांव का हर आदमी 40 किलो अनाज पैदा करता है। पर कैपिटा, इसे बोलते हैं पर कैपिटा प्रोडक्शन, प्रति व्यक्ति द्वारा पैदा किया गया अनाज 40 किलो। एग्जांपल ले रहा हूं अपनी मर्जी से आपको समझाने के लिए। और पूरा गांव टोटल मिलकर पूरे गांव का अनाज इकट्ठा कर लो, बोरियों में 6000 किलो पैदा करता है। गांव में कितने आदमी होंगे, 6000 को 40 से भाग देंगे, गांव में 150 आदमी होंगे। यानी कि अगर आपको आदमियों की संख्या निकालनी है तो आपको ये लॉजिक खुद से डेवलप करना होगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सिखाता नहीं है। ये इंसान खुद कॉमन सेंस रखता है इतना कि भाई अगर मैं टोटल प्रोडक्शन को प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन से डिवाइड कर दूंगा, टोटल प्रोडक्शन को पर कैपिटा प्रोडक्शन से डिवाइड कर दूंगा तो आदमियों की संख्या का रेशियो आ जाएगा। कैसे, ये बात मैंने आपको एग्जांपल समझ, कुल उत्पादन को हर एक आदमी के उत्पादन से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, गांव की जनसंख्या का रेशियो आएगा। देखो जब यहां पे करेंगे तो 100 से 100 तो कट ही जाएगा ना, 1 रेशियो 140 बटे 127 हो जाएगा। अब 127 की गुणा कर देंगे पूरे रेशियो में तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा ये 127 रेशियो 140। यानी कि अगर गांव में पहले 127 आदमी थे तो 140 आदमी हो गए, तो आदमी कितने बढ़ गए, 13। परसेंटेज में कितना हुआ भाई, लगभग बताना है 10%। भाई 127 का 10% होता है 12.7, लगभग अप्रॉक्स में आंसर बताना है। 127 बेस वैल्यू है, 127 का अगर 10% निकालो 10% तो 12.7 होता है। बढ़े कितने लोग, 13। तो 13 जो है मेरे प्यारे भाई लगभग 12.7 के नजदीक ही है, यानी कि 10% से हल्के से ज्यादा बढ़े, यानी कि अप्रॉक्स 10 ही आएगा, अप्रॉक्स 10 आएगा। ठीक है, ये तरीका है। नेक्स्ट, ये टाइप समाप्त, अगला टाइप करेंगे बच्चों। अगले टाइप पे 2 वैरायटी के सवाल बनते हैं, एक शादी ब्याह वाला, एक इनकम टैक्स वाला। एक शादी ब्याह वाला, एक इनकम टैक्स वाला, मैं आपको दोनों करवाऊंगा, सुनिएगा आप मेरी बात को। करेंगे बच्चों। सवाल नंबर 98 बनाएं। एक गांव की जनसंख्या 12960 है। गांव की जनसंख्या 12960 है, इनमें से 7/12 भाग पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। 45% पुरुष विवाहित हैं, सभी विवाह एक पत्नी के हैं, विवाहित लोग अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं। तो विवाहित महिलाओं का परसेंटेज कितना है, महिलाओं का परसेंटेज कितना है। सबसे आसानी तरीका बता देता हूं बिना घुमाए फिराए आपको, सबसे आसान तरीका देखो, एक बात बताओ। गांव की जनसंख्या 12960 है, जनसंख्या में होते हैं मेल भी और फीमेल भी। जनसंख्या का मतलब होता है मेल प्लस फीमेल। 7/12 भाग पुरुष हैं, बाकी महिलाएं। क्या मतलब हुआ इस बात का, क्या मतलब हुआ कि एक गांव में 12960 लोग हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सवाल में आपको परसेंटेज देके परसेंटेज ही पूछा है, रेशियो से काम लग जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, सुनो मेरी बात क्यों। एक गांव में 7/12 भाग पुरुष है, यानी कि अगर टोटल 12 लोग हैं ना गांव में, अगर गांव में टोटल 12 लोग हैं तो 12 में से 7 मेल हैं और बाकी के 5 फीमेल हैं, यानी कि मेल फीमेल का रेशियो है 7:5। 45% पुरुष शादीशुदा हैं और सभी शादी जो विवाह हैं वो मोनोगैमस है। मोनोगैमस मतलब एक आदमी एक औरत से शादी करता है और एक औरत एक आदमी से शादी करती है। समझ में आया। तो आपसे पूछा कितने फीमेल मैरिड हैं, आप बताओ। अगर गांव में 10 आदमियों की शादी हुई है तो 10 ही औरतों की शादी हुई होगी, यानी कि जितने मेल मैरिड है उतनी फीमेल मैरिड है। नंबर ऑफ मेल, जितने आदमियों की शादी हुई है उतनी ही औरतों की शादी हुई। लॉजिक क्या है इस सवाल को करने का, गांव में जितने आदमी की पुरुषों की शादी हुई है उतनी ही औरतों की शादी हुई होगी। एक आदमी एक औरत से शादी करता है, एक औरत एक आदमी से। गांव में 10 पुरुषों की शादी हुई है, 10 ही औरतों की हुई होगी। गांव के बाहर शादी नहीं करते, नियम है ये। गांव का जिक्र हो रहा है, उसके बाहर की दुनिया मर गई है, समझो। केवल गांव का जिक्र है, इसमें बाहर की दुनिया मर गई। गांव के आदमी शादी करेंगे औरत से, औरत शादी करेगी आदमी से। एक आदमी एक औरत से करेगा, इसका मतलब जितने आदमी मैरिड है उतनी औरत मैरिड है। बात खत्म, इतना ही लॉजिक है। गांव में आदमी कितने, 7। गांव में पुरुष कितने, 7। 7 पुरुषों में से टोटल कितने पुरुष है गांव में, 7। 7 में से पुरुष कितने विवाहित है, 45% पुरुष विवाहित है। तो 7 का 45%, इतने लोग मैरिड है, इतने पुरुष विवाहित है, तो इतनी ही फीमेल मैरिड होनी चाहिए। गांव में कितनी महिलाएं, टोटल 5। तो 5 फीमेल में कितने परसेंट मैरिड है, यही तो आपको निकालना है। 5 महिलाओं में कितने प्रतिशत शादीशुदा है, यही तो निकालना है। बराबर होना चाहिए, जितने पुरुषों की शादी हुई है उतनी ही औरतों की शादी हुई है। तो कितना आ जाएगा, 5 नाम 45, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 63। 7 नाम 63%, यही सवाल का आंसर है। तो 63% औरतों की शादी हुई है, बी ऑप्शन, बात खत्म। दोनों का बेस अलग अलग है बेटे। आदमी औरतों की संख्या अलग है। आदमी है 7 आदमी का 45% शादीशुदा है, औरत है 5 आदमियों का कितना परसेंट, कैलकुलेट किया 63%। जितने आदमी मैरिड उतनी ही औरत मैरिड, बराबर कर दिया। सबसे आसान तरीका है एक लाइन में करने का, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। आगे चलते, अगला टाइप आएगा जी आपके सामने। इस टाइप के मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 4 सवाल। ठीक है भाई, 4 सवाल। नेक्स्ट, अगला टाइप आपके सामने आएगा और इस टाइप के बच्चों में आपको 4 क्वेश्चन करवाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। बेटा घर से पढ़ के आया करो, थोड़ा मेहनत करा करो, मेहनत। अगला टाइप है इनकम टैक्स वाला, वेरी पॉपुलर, वेरी रेस्पेक्टेड सवाल, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। करिए, सबसे पहले इसका कंसेप्ट जानते हैं, पहले कंसेप्ट फिर सवाल। इनकम टैक्स बराबर इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। हिंदी वाले भाई लिखेंगे आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब क्या मतलब इस बात का, सुनेगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर है। जैसे सपोज आप इंस्पेक्टर बन गए, इंस्पेक्टर, और एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए। आपकी एक महीने की तनख्वाह 80,000 रुपए। कितनी है, 80,000 रुपए। तो आपकी कमाई कितनी है, एक महीने की तनख्वाह 80,000 रुपए है, 80,000 रुपए।
सरकार कहती है इस 80,000 रुपए में से 80,000 रुपए का 6% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये होता है रेट ऑफ इनकम टैक्स। सरकार पहले डिसाइड करती है कि जितना भी पैसा आप कमाओगे उस कमाए गए पैसे का 6% आपको टैक्स अपने पास से निकालकर हमें देना पड़ेगा देश सेवा में। तो हम उसे बोलते हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स, कि आप अपनी आय का जितना परसेंट सरकार को दान देते हो उसे हम रेट ऑफ इनकम टैक्स कहते हैं, पहले से डिसाइड होता है। तो एग्जांपल के लिए सपोज आप एक महीने में 80,000 रुपए कमाते हो, सरकार आप पे 6% का टैक्स लगाती है कि आपको अपनी आय का 6% में टैक्स देना है। तब बताओ सरकार को कितना इनकम टैक्स दोगे, कितना टैक्स जमा करोगे सरकार को? तो 80,000 रुपए का 6% कितना होता है? 48 रुपए। तो आप सरकार को 48 रुपए टैक्स के रूप में दोगे। ये आ गया लॉजिक। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप महीने का 80,000 रुपए कमाओगे तो उसमें से 48 रुपए तो सरकार टैक्स ले जाएगी, तो आपकी पॉकेट में बचेगा कितना? आपकी पॉकेट में बचेगा 75,200 रुपए नेट। इसे ही बोलते हैं कैश इन हैंड। इसे बोलते हैं कैश इन हैंड, कि आपके हाथ में कैश कितना आया? 75,200, बाकी 48 रुपए सरकार ले गई। समझ में आ गया ना दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बेसिक ही बताया था विवेक, ये बेसिक है। सभी को समझ में आया ना कैश इन हैंड क्या होता है? तो ये हर चीज के पीछे का मैं आपको बेसिक समझाता हूं। बेसिक समझने लगा आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है बच्चे? कोई परेशानी? क्या कोई परेशानी है? नहीं क्लियर? अब यहां से सवाल करते हैं। ये कांसेप्ट समझा? सवाल, इमेंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय रुपीस 1.2 लाख। एक आदमी की सालाना आय 1.2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन इनकम पे लगने वाला टैक्स 12% से घटके 10% हो जाता है। ही नाउ पेज द सेम अमाउंट टैक्स एज बिफोर। वो अब भी उतना ही टैक्स जमा करता है, उतना ही टैक्स देता है जितना पहले देता था। पूछा है आदमी की बढ़ी हुई इनकम क्या है? सुनो मेरे प्यारे भाई, एक आदमी की सालाना कमाई 1,20,000 रुपए या 1.2 लाख रुपए बढ़ गई। जाहिर सी बात है अगर किसी आदमी की कमाई बढ़ेगी तो उसको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन हमारे सवाल में वो सेम ही टैक्स दे रहा है जितना पहले दे रहा था, टैक्स ज्यादा नहीं देना पड़ा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी दयालु सरकार जो पहले 12% टैक्स रेट लेती थी आपसे, पहले ब्याज की दर, पहले आयकर की दर 12% थी, उसको घटाकर सरकार ने 10% टैक्स रेट कर दिया। भाई आपकी कमाई तो बढ़ गई 1,20,000, लेकिन टैक्स आप आज भी उतना ही देते हो, सेम टैक्स जितना टैक्स पहले देते थे आज भी उतना ही आप टैक्स दे रहे हो, सेम इनकम टैक्स जमा कर रहे हो सरकार को। क्यों? कि इनकम पे जो लगने वाला इनकम टैक्स का रेट है, पहले आप अपनी इनकम पे 12% टैक्स देते थे, आज केवल 10% ही टैक्स दोगे। इसकी वजह से रेट ऑफ इनकम टैक्स कम कर दिया। तो पूछा आदमी की बढ़ी हुई आय, तो बच्चों क्या हमने आपको पढ़ाया नहीं है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सेम है, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट इनकम टैक्स सेम रखना है, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स मुझे सेम रखना है, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी गुणा है, दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अब इनकम टैक्स किस अनुपात में चेंज हुआ? 12:10 का रेशियो क्या है? 2 से कटेगा 6:5, 2 6 12, 2 5 10 6 5, तो इनकम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा कि नहीं? 5:6। आदमी की आय का अनुपात उल्टा हुआ कि नहीं? 5:6। आप बोलोगे हाँ जी सर कि आदमी की आय पहले 5 थी तो 5 से बढ़कर 6 होगी, तो आदमी की आय बढ़ी कितनी? 1 यूनिट, जबकि आदमी की आय बढ़ी कितनी है? 1.2 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.2 लाख है। तो बढ़ी हुई आय पूछा 6 यूनिट की वैल्यू, 6 की वैल्यू क्या आएगी? 1 की वैल्यू 1.2 है तो 6 की वैल्यू आएगी 6 गुना 1.2 7.2 लाख। तो आदमी की बढ़ी हुई आय है 7.2 लाख। आंसर है बी ऑप्शन। बात खत्म। बता दिया बेटा, बेसिक मेथड से बताया मैंने। अब तुम्हें बुद्धि नहीं है इतनी तो क्या करें हम? वेरी गुड, तो सब बच्चों को आ गया। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया है, ये सवाल समझ में आया तो सब लोग कमेंट में यस लिखें। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट, हर चीज को बोर्ड पे नहीं लिखा जाता, सुना भी करो, सुना भी करो। मैं बोल क्या रहा हूं, मेरी बोली गई बातों में मोती छुपे हुए, मोती को भी सुना करो। यही बेसिक है रमन, यही बेसिक है भैया, यही बेसिक है, यही बेसिक है जो लिखा है बोर्ड पे। कितनी बार बताया कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी उसके उल्टे अनुपात में होगी। पहले आपको इनकम बताई, इनकम टैक्स बताया, रेट ऑफ इनकम टैक्स बताया, एग्जांपल लिया, पहले आपके सामने कंसेप्ट लिखा, फिर कंसेप्ट पे एग्जांपल दिया, फिर उसके बाद आपको सवाल करवाया। अब क्या करें? खून निकाल के दे दे तुम्हें पीने के लिए? बताओ, तुम कहो सबको 1 लीटर खून दे देता हूं। अब आप मुझसे कहने लगे सर टैक्स क्या होता है हमें तो पता ही नहीं, तो बताओ मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता आपकी। चलिए अगला सवाल, इसी टाइप के 4 क्वेश्चन कराऊंगा। देखो एक और सवाल बिल्कुल ऐसा, ये काम करते हैं भाई, मैंने इसको यहीं पे लगा देता हूं, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा फिर ना, इसमें टाइम वेस्ट होगा। मैं यहीं पे लगा देता हूं सवाल को, ठीक है जी। करिए बच्चों सवाल, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। बहुत पॉपुलर सवाल है इनकम टैक्स वाला। देखिए, एक आदमी की सालाना आय 2.6 लाख रुपए से बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 17.1% से 13.3% तक कम हो गया। चलो, एक आदमी की इनकम 2.6 लाख रुपए बढ़ गई वार्षिक, खुशी की बात है, आदमी की तनख्वाह बढ़ गई भैया, लेकिन इनकम पे जो लगने वाला रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो पहले 17.1% था, अब वो घट के 13.3% हो गया। ठीक है, दोनों ही दशा में 35% आय टैक्स फ्री है, दोनों ही केसेस में, पहले भी और अब भी 35% इनकम टैक्स फ्री है। ओके, वह अब भी पहले की तरह ही टैक्स का भुगतान करता है। In both the cases, 35% of income is tax free. What is his initial income? If he paid equal taxes in both cases, यदि उसने दोनों ही केसेस में बराबर टैक्स जमा किया है तो आदमी की प्रारंभिक आय, इनिशियल आय क्या है? देखो, आदमी जितना टैक्स पहले जमा करता था आज भी सेम उतना ही टैक्स जमा करा है, ठीक है ना? आदमी की इनकम बढ़ गई 2,60,000 रुपए, लेकिन आदमी जितना टैक्स पहले पे कर रहा था आज भी उतना ही इक्वल टैक्स पे कर रहा है। दोनों ही केसेस में 35% इनकम टैक्स फ्री है। चलो दोनों केस है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लाइन का कोई महत्व नहीं है। आप कहोगे सर क्यों? भाई आपकी इनकम है, इनकम में से 35% पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। 35% इनकम टैक्स फ्री का मतलब ये है कि आप जितना भी पैसा कमाते हैं उसमें से 35% पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, केवल आपकी इनकम के 100 - 35 इनकम के 65% हिस्से पर ही टैक्स लगेगा। लेकिन ये कहानी दोनों केस में होगी, पहले केस में भी दूसरे केस में भी। जब मैं इनकम का रेशियो लूंगा तो 65% कट ही जाएगा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बात मैंने लिखी नहीं है, केवल बोली है, आपको बोलते ही समझ जाना, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हर बात को लिखने लगे तो हमको सिलेबस पूरा करने में 10 साल भी कम पड़ेंगे, गारंटी बता रहा हूं ये।
तो भाई दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। इनकम टैक्स का रेशियो किससे जा रहा है? 19 से। 19 निम्मा 171, 19 सत्ते 133, 9:7। तो इनकम का रेशियो उल्टा होगा ना, 7:9। आदमी की इनकम का रेशियो उल्टा होगा। अगर 9:7 है तो इनकम का रेशियो उल्टा होगा, 7:9। आदमी इनकम इनकम पहले 7 थी, 7 से बढ़ के 9 होगी, तो बढ़ी कितनी? 2 यूनिट। 2 की वैल्यू सवाल में 2.6 लाख रुपए, 1.3 गुना, 1.3 गुना। तो आदमी की इनिशियल इनकम पूछे 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू भी 1.3 गुना आ जाएगी मेरे दोस्तों, 1.3 गुना यानी कि 9.1 लाख। 1391 लाख, इस सवाल का आंसर है 9.1 लाख। खत्म, ए ऑप्शन करेक्ट है, बात समाप्त। शिवेंद्र जी ठीक है बच्चों। क्या आपको बात समझ में आ गई? जी वेरी गुड। सभी बालकों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, वेरी वेरी नाइस कंसेप्ट। आगे चलते हैं। ओके चलो अगला सवाल। ये सवाल प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। 2 की वैल्यू 2.6 है, 1 की वैल्यू क्या आएगी? 2.6 बटे 2 1.3। कैलकुलेशन के बारे में मत रो, खुद भी कर सकते हो, ना कर सकते तो छोटे बच्चे को बुला लो घर से। 102 नंबर सवाल, वेरी वेरी बेहतरीन सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। और इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको, 2 तरीके से। पहले बेसिक तरीका, फिर दिमाग वाला तरीका, शॉर्टकट। देखिए बच्चों, एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है। ठीक, आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन इनकम टैक्स 26% से 20% हो जाता है। यानी कि आदमी अगर पहले 26% टैक्स देता था तो अब वो घट के 20% ही टैक्स देता है। अब उसको 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। इन नाउ पेज 12,000 मोर इनकम टैक्स। आदमी जितना टैक्स पहले देता था सरकार को, उससे 12,000 रुपए ज्यादा टैक्स देता है गवर्नमेंट को अब। तो आपसे पूछा यह गया कि आदमी की बढ़ी हुई इनकम क्या है। ये सवाल तो पिछले वाले सवालों की तरह बिल्कुल नहीं है कि इस सवाल में इनकम टैक्स सेम नहीं है। पहले इनकम टैक्स जितना था, अब उससे 12,000 रुपए ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ रहा है आदमी को। तो पिछले वाले फर्जी सवालों की तरह तो होगा नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बताओ कैसे करें। तो फिर हम इस सवाल को कर लेते हैं एक्स मान के। पहला तरीका मजदूरों वाला एक्स मान के, कि माना आदमी की जो इनकम है, माना आदमी की जो शुरुआती इनकम है वो एक्स रुपए है। माना आदमी की जो शुरुआत में इनकम थी वो एक्स रुपए थी, एक्स लाख। एक्स लाख, लाख में बोला है ना सब कुछ, लाख, एल मतलब लाख होता है बेटा। तो मैंने मान लिया कि माना आदमी की शुरुआत में जो इनकम थी बच्चों वो एक्स लाख रुपए थी, ठीक है ना। अब सुनो, अगर आदमी की शुरुआत में इनकम एक्स लाख थी तो आदमी की इनकम 4.5 लाख बढ़ जाती है। आदमी की इनकम अगर पहले एक्स लाख रुपए थी मेरे प्यारे भी सुनना, तो आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई तो कितनी होगी? एक्स प्लस 4.5 लाख, ये होगी आदमी की इनकम। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब आदमी की इनकम ये हो गई। लेकिन प्रॉब्लम समझो, आदमी पहले कितना टैक्स दे रहा था? 26%। आदमी पहले अपनी इनकम का 26% टैक्स देता था, एक्स का 26%। आदमी अब कितना टैक्स दे रहा है? अपनी इनकम का 20%। अब जो कमाई आदमी की उसका 20% वो टैक्स दे रहा है, 20%। क्लियर है? सवाल के अनुसार कि अब आदमी पहले से 12,000 रुपए ज्यादा टैक्स दे रहा है। अगर मैं 12,000 रुपए को भी लाख में कहूं तो कितना होता है? 1 लाख का मतलब होता है हजार हजार के 100 नोट। 12,000 रुपए कितने लाख हुए बताओ? हमारे देश के युवाओं का ये हाल है, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि 12,000 रुपए कितने लाख होते हैं, वो बता नहीं पाएंगे। 12,000 रुपए कितने लाख होते हैं बताओ जरा। 12,000 रुपए कितने लाख रुपए के बराबर होते हैं? ये हमारे देश के युवाओं का हाल है। और दे वांट ए गवर्नमेंट जॉब विद स्पेशल अलाउंस। फॉर्च्यूनर चाहिए उनको दहेज में, ऐश्वर्या राय जैसी वाइफ चाहिए, मंगल ग्रह पे प्लॉट चाहिए इनको। और इनकी वो क्या है मेरे दोस्तों? इनकी योग्यता क्या है? ये 12,000 रुपए को लाख में नहीं बदल सकते। कुछ बच्चे हैं काबिल, बाकी तो कुछ ये भी पूछ रहे हैं सर लाख रुपए क्या होता है, कभी देखा नहीं सुना नहीं। हम तो 30 रुपए देखने वाले। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था लीचड़, थोड़ा बहुत आपके जैसा था एक आदमी। तो एक आदमी को एक जादुई घर में घुसा गया, घर में। उस घर में दरवाजे थे। तो आदमी को सुंदर वाइफ की बड़ी इच्छा थी कि मेरी वाइफ बहुत सुंदर हो। तो पहले दरवाजे पे गया, उस पर 2 बटन लगे हुए थे। उस पर लिखा हुआ था कि वाइफ खाना बनाने वाली चाहिए या खाना ना बनाने वाली चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, पहला बटन दबाया खाना बनाने वाली। फिर दूसरे दरवाजे पे गया, उस पर 2 बटन थे। वाइफ लंबी चाहिए कि नाटी चाहिए, तो उसने बटन दबाया लंबी वाली। तीसरे दरवाजे पे गया, उस पर भी 2 बटन थे। वाइफ गोरी चाहिए कि काली चाहिए, उसने ऑब्वियसली इंडियन है गोरी। फिर चौथे पे गया, चौथे पे भी वाइफ लंबे वालों वाली चाहिए कि गंजी चाहिए। आदमी गया, आदमी कुत्ता होता है, लंबे वालों वाली। फिर आगे पे गया, वाइफ पढ़ी लिखी चाहिए कि अंगूठा टेक चाहिए, ऑब्वियसली पढ़ी लिखी पे क्लिक करा, पढ़ी लिखी वाइफ चाहिए। ऐसे करके खूब सारे दरवाजे थे और वो अपनी सुविधा के अनुसार बढ़िया से क्लिक करता, पहले बटन को दबाता गया। सबसे आखिरी में एक शीशा लगा हुआ था, शीशा बिल्कुल प्लेन शीशा। उसके नीचे लिखा हुआ था आप एक बहुत योग्य व्यक्ति हैं और आपको बहुत योग्य बीवी की तलाश है, अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ल इस शीशे में देख लें। और शीशे में शक्ल देख के जज करें कि जो तुम ये क्लिक करते आए हो, तुम में जरा सी भी काबिलियत है ऐसी वाइफ हासिल करने की। बताओ। सेम हाल तुम्हारा है। नौकरी चाहिए सबसे ऊंची और हरकतें लाख रुपए कितना होता है सर? सब परसेंटेज को 1/100 कैसे लिखा सर? और ये हरकतें आपकी। वो तो शुक्र मानो कि हमारे देश में अरेंज विवाह का कल्चर है। अरेंज विवाह का कल्चर ना होता ना तो तुम लोगों का हाल क्या होता खुद ही सोच लो। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, फिर से बताते हैं। देखिए, मैंने मान लिया कि आदमी की पहली इनकम 1 लाख रुपए थी शुरुआत में, पहले 1 लाख थी, 4.5 लाख रुपए बढ़ के एक्स प्लस 4.5 लाख रुपए हो गई।
पहले आदमी 26% टैक्स दे रहा था, अब आदमी अपनी इनकम का 20% टैक्स देता है। आदमी 12,000 रुपए ज्यादा टैक्स देता है पहले से। 12,000 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 0.12 लाख आएगा। 1 लाख में 100,000 होते हैं, 12,000 को 100,000 से भाग देंगे 0.12 लाख। अब साहब सवाल चिक चिक कह रहा है कि आदमी पहले से 12,000 रुपए अधिक टैक्स देता है। पहले आदमी इतना टैक्स देता था, अब इतना टैक्स दे रहा है। पहले से कितना ज्यादा है माइनस करेंगे। पहले मैं 5 रुपए कमाता था, आज मैं 7 रुपए कमाता हूं। पहले से कितना ज्यादा कमाता हूं, 2 रुपए घटा के तो आएगा। तो पहले से आदमी कितना ज्यादा टैक्स दे रहा है, ये सवाल के अनुसार कितना ज्यादा देता है, 12.12 लाख, 0.12 लाख। एक्स कमांड डायरेक्ट लाख में आएगा, ये मुझको करना है सॉल्व। जवाब दो क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी सुनाई मैंने अब इसको सॉल्व करके बताओ। अगर तुमने ये बात सॉल्व करके बता दी मुझे, ये देखो, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। सुनो देखो, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये 10 क्लास परसेंटेज की हो चुकी है। और मैं शपथ पत्र पर लिख के दे सकता हूं कि हमारे देश के 90% युवा जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, स्टाम्प पेपर पे ला लो, वो इस लाइन को सॉल्व नहीं कर सकते और दे वांट ए गवर्नमेंट जॉब। बताओ, यहां तक तो था लॉजिक। लॉजिक मैंने आपको 10 मिनट में समझाया। अब सिंपल कैलकुलेशन है, जोड़ना घटाना। देखो, एक्स वाला माल एक तरफ लेते हैं, न्यूमेरिकल वाला एक तरफ लेते हैं। यहां है 20% के अंदर गुणा होगी ना, 20% के अंदर। ये है एक्स का 20% और ये है एक्स का 26%। ये ना 20% के अंदर गुणा होती है ना, पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है। एक्स का 20% माइनस एक्स का 26%, तो बचा क्या, माइनस एक्स का 6%। ये बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही बचा। ये 4.5 लाख का 20%, 4.5 का 20%, 20% होता है 1/5, 1/5। 4.5 का 1/5 आ गया जी 0.9, बराबर आ गया जी 0.12। ठीक है, ये 0.12 जब इधर आएगा तो पॉइंट, अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, 0.9 में से 0.12 नहीं घटा सकते तुम लोग। बच गया 0.9 में से कैसे घट जाएगा। 0.9 का मतलब है नास्पिटो, 0.9 का मतलब 0.90 होता है। पर 0.90 क्यों नहीं होता, ये भी होता है, ये भी होता है। कितनी जीरो बढ़ा लो आगे, तो 0.9 में से 0.12 घटाएंगे तो बचेगा 0.78, समझे। और ये उधर ले चला जाएगा, बराबर एक्स का 6%। 6% होता है 6/100, 6% मतलब 6/100। जब 100 को इधर फेंकूंगा मैं, जब मैं 100 को इधर फेंकूंगा तो 2 जीरो से दशमलव कट जाएगा। 6 से 78 13 बार, तो एक्स की वैल्यू है 13 लाख। ठीक है भाई, आपको इसका आंसर तो आया नहीं। ये आया है शुरुआती इनकम, इनिशियल इनकम। आपसे पूछा है बढ़ी हुई इनकम। इनकम अगर शुरुआत में 13 थी तो 4.5 लाख बढ़ी है, तो आदमी की बढ़ी हुई जो इनकम है वो 17.5 लाख रुपए है। ये सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन, 17.5 लाख रुपए, और ये था बेसिक। ठीक है भाई, वेरी गुड। बच्चा कह रहा मैथ्स में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, ज्योग्राफी पढ़ के। ज्योग्राफी पढ़ो, मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा। सुबह शाम दंड बैठक लगाओ अंकित भाई की तरह। ठीक है जी। चलो, यहां तक क्लियर है। ये था बेसिक मजदूरों वाला तरीका, एक्स मान के। अच्छा खुशबू जी, खुशबू कह रहे गुरुबिन मुक्ति ना मिले न गुरुबिन ज्ञान, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है गुरु ही है भगवान। खुशबू जी ने हमारे लिए लिखा है। खुशबू जी, ना तो यू ज्ञान है और ना ही मैं कोई आपको भक्ति सिखा रहा हूं, ना ही कोई भगवान हूं। मैं तो आपको इस संसार में फंसाने के तरीके दिखा रहा हूं। ये सब पैसा कमाने के तरीके, भौतिक सुखों में आपको डालना चाहता हूं मैं। ठीक है ना बच्चा, अगर शॉर्टकट समझा दो। देखो शॉर्टकट में समझा तो दूंगा, बट समस्या ये है कि शॉर्टकट समझने लायक बुद्धि भगवान ने दी नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूं कि अगला जब जन्म हो तो भगवान के पैर पकड़ लेना, इनसे बोलना कि पता पिछले जन्म में कितना दिक्कत हुआ था परसेंटेज समझने में। ठीक ठीक मान लगाओ हमें, खराब चूना हड्डी और नसी वसे सब ढीली छोड़ देते हो। सही से काम करो, एक ही तो काम दिया तो मैन्युफैक्चरिंग करने का हमारी। चलो ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। वह क्या है कि एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है और इनकम पे लगने वाला टैक्स 26% से घटकर 20% हो जाता है। यानी कि अब इनकम टैक्स 20% है और आदमी 12,000 रुपए ज्यादा टैक्स देता है। कितना, 12,000 रुपए ज्यादा टैक्स देता है। एक बात सुनो, गणित में एक तरीका है शिफ्टिंग। आप कहोगे सर पहले बताओ शिफ्टिंग क्या भला है। शिफ्टिंग एक ऐसा तरीका है कि सवाल की लैंग्वेज को, सवाल के डाटा को अपने स्वार्थ के लिए बदल दो। केवल जल्दी आंसर निकालने के लिए सवाल का माहौल ही बदल दो, अपनी जल्दी आंसर निकालने के लिए सवाल को मैनिपुलेट कर दो, उसको घुमा दो, अपने अनुसार सवाल की परिस्थितियों को बदल दो। और ये गणित की एक ऐसी शाखा है जो धीरे धीरे आपको सीखोगे और कई जगह में इसका इस्तेमाल करूंगा। सुनो, अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ भिड़ा दूं, अगर मैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दूं कि आदमी जितना इनकम टैक्स पहले देता था आज भी उतना ही इनकम टैक्स दे, यानी कि आदमी द्वारा दिए गए इनकम टैक्स के अमाउंट को सेम कर दूं, तो मेरा सवाल कैसे सॉल्व होगा। ऐसे सॉल्व होगा कि नहीं चुटकियों में। आप बोलोगे सर चुटकियों में। आदमी पहले 26% टैक्स देता था, आदमी अब 20% टैक्स देता है और आदमी को 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ता है। अगर ये लाइन इस सवाल से डिलीट हो जाए, ये वाली लाइन, तो सवाल दो कौड़ी का बन जाए पिछले वालों की तरह। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप मुझे बताओ कि 12,000 रुपए का इनकम टैक्स लगा गया कितनी इनकम पे। ये 12,000 रुपए का इनकम टैक्स कितनी इनकम पे लगेगा। आदमी टैक्स कितना देता है, 20%। 20% की वैल्यू 12,000 है तो 100% की वैल्यू 60,000 है। 5 गुना तो 60 है। 60,000 रुपए की इनकम पे 12,000 टैक्स लगेगा। 60,000 रुपए का 20% 12,000 रुपए होता है। 60% का 20% 12,000 रुपए, यानी कि आदमी कितना टैक्स दे रहा है, 20%। 20% इनकम टैक्स दे रहा है, 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे लगेगा, 60,000 रुपए पे। 60,000 रुपए का 20% 12,000 होता है, 6 12, 60,000 रुपए का मतलब होता है 0.6 लाख रुपए। कितना, 0.6 लाख रुपए। आदमी की इनकम बढ़ी कितनी है, 4.5 लाख। अगर मैं आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ाकर
3.6 लाख, 60,000 रुपए कम बढ़ाऊं। अगर आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के 60,000 रुपए कम बढ़ाऊं, केवल 3.9 लाख रुपए ही बढ़ाऊं आदमी की इनकम, 60,000 रुपए मैंने इनकम कम बढ़ाई, तो 60,000 रुपए पे जो 20% यानी कि 12,000 टैक्स लगता, वो देना ही नहीं पड़ा। जब 12,000 रुपए टैक्स देना ही नहीं पड़ा एक्स्ट्रा, तो जितना इनकम टैक्स पहले दिया आज भी उतना ही इनकम टैक्स दिया। क्लियर है? यानी कि आदमी की इनकम 3.9 लाख ही बढ़नी चाहिए, तो 12,000 रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स की रेट पहले 26% थी, अब 20% हो गई। इस रेशियो में चेंज 13:10, तो आदमी की इनकम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 10:13, 10 से 13 हो गया। इनकम का रेशियो बढ़ा कितना? 3 यूनिट। 3 की वैल्यू सवाल में 3.9 लाख रुपए दी है, कितने गुना? 1.3 गुना 13 39। तो आदमी की इनिशियल इनकम कितनी है? 10 यूनिट। 10 की वैल्यू भी 1.3 गुना है 13 लाख, क्योंकि आदमी की इनिशियल इनकम जो 13 लाख रुपए है, आदमी की इनिशियल इनकम डायरेक्ट आ गया 13 लाख रुपए। इनिशियल इनकम आदमी की 13 लाख रुपए है, 4.5 लाख रुपए बढ़ी है, फाइनल इनकम है 17.5 लाख। आंसर है ए ऑप्शन, 17.5 खत्म। ठीक है बच्चों, ये सवाल को करने का छोटा तरीका है, लेकिन इस तरीके को करने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता होगी। ठीक है जी, एक बार रिपीट करके देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। एक बार रिपीट करके देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, लास्ट सवाल 103 नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। शिफ्टिंग वाला तरीका है। अरे जरूरी नहीं कि आपको मैं ही समझाऊं, अब आप घर पे बैठो तसल्ली से, कॉपी खोलो, रजिस्टर खोलो, दिमाग शरीर तन मन धन को साथ रखो और खुद से एक बार करने की कोशिश करो। थोड़ा समय दो, 5-10 मिनट सेल्फ मंथन करो, चिंतन करो, करोगे आप। खुद पे भरोसा रखो, केवल मेरी गोदी में आके मत बैठो, मैं फेंक के मारूंगा दूर को। ठीक है जी, 4.5 से 5.6 कम कर दिया दीपक, 3.9 लाख। लास्ट सवाल इस टाइप का, बताएंगे जल्दी से। अच्छा सवाल है, बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए खुद से लगी। अजय सर एडवांस भी चालू कर दो, समय आने पे करूंगा जब मुझे लगेगा कि तुम अब ठीक ठाक हो गए हो। अगला लास्ट क्वेश्चन। आयकर की दर 15.2% से बढ़कर 20.9% हो जाती है। रेट ऑफ इनकम टैक्स 15.2% से बढ़कर 20.9% हो जाता है। इसके कारण पिछले साल की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक टैक्स देना पड़ता है। गौरव को पिछले साल से 5.55% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। साथ ही साथ गौरव की इनकम भी 18,400 रुपए घट जाती है। गौरव की इनकम भी पिछले साल, गौरव की इनकम का पता लगाएं पिछले साल। देखो सवाल को हमने पढ़ा, सवाल में कई सारी बातें छोटी छोटी सी छुपी हुई हैं। देखो, इनकम टैक्स की दर 15.2% से बढ़कर 20.9% हो जाती है। इसके कारण पिछले साल की तुलना में गौरव को 5.55% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा। साथ ही साथ गौरव की इनकम भी 18,400 रुपए घट जाती है। पिछले साल गौरव की इनकम का पता लगाएं। तो इस सवाल में क्या क्या दिया है? इस सवाल में आपको इनकम टैक्स में चेंज दिया है। देखो ध्यान से देखो ना, इस सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको इनकम टैक्स में चेंज दिया है, रेट ऑफ इनकम टैक्स में चेंज दिया है। पूछा क्या है? इनकम के बारे में पूछा है, और सब कुछ परसेंटेज में दिया, परसेंटेज में सब कुछ परसेंटेज में दिया, इनकम के बारे में पूछा है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? ये सवाल तो बिल्कुल रेशियो का बन गया। दो इनकम टैक्स में चेंज दिया है, परसेंटेज में, रेट ऑफ इनकम टैक्स में दिया, इनकम के बारे में पूछा। कैसे आएगा इनकम? कैसे निकले इनकम? रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो नीचे आ जाएगा बटे में। अगर मैं इनकम टैक्स के रेशियो को रेट ऑफ इनकम टैक्स से डिवाइड कर दूंगा तो आदमी की इनकम उसकी आय का अनुपात आ जाएगा। एक आदमी को पहले से 5.55% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा। 5.55% मैंने आपको पढ़ाया है, 1/18 होता है। 1/18, 1/18 5 सही 5/9% या 5.55%, 1/18। देखिए आदमी पहले 18 रुपए टैक्स देता था, अब एक ज्यादा 19 रुपए टैक्स देता है। अगर मैं रेट ऑफ इनकम टैक्स की बात करूं, रेट ऑफ आईटी, आईटी मतलब इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स की बात करूं तो आप मुझे जवाब दो। पहले आयकर की दर 15.2% थी, बढ़ के 20.9% होगी। तो किस रेशियो में बढ़ी आयकर की दर? किससे जा रहा है? 19 से। 19 8 152, 19 से कम 19, 11 19 से कम 19, 8:11। तो आयकर की दर किस रेशियो में चेंज हुई? 8:11। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आदमी की इनकम का अनुपात क्या होगा? इनकम का अनुपात। इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही वैल्यूज में चेंज दिया है, रेशियो में। मुझे दोनों का रेशियो पता है। इनकम का रेशियो आ जाएगा, डायरेक्ट दोनों को डिवाइड कर दो। अब 18/8 क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 18 और 8 को, किससे चला जाएगा? 9/4 रेशियो। 19/11, 19 को 11 से डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 99 19 76, 11 99 19 76। तो 99 रेशियो 76 आदमी की इनकम का रेशियो आ जाएगा। पहले 99 थी तो घट के 76 हो गई। आपसे आदमी की शुरुआती इनकम पूछिए गौरव की, 99 मतलब 9 और 11 का मल्टीपल। ये 11 से कटता है, ये 11 से नहीं कटता, ये भी 11 से नहीं कटता, ये भी 11 से नहीं कटता, अकेला ऑप्शन 11 से कट रहा है। ये आंसर है। सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी कर सकते हैं कि आदमी की इनकम पहले 99 थी तो घट के 76 होगी। तो आदमी की इनकम घटी कितनी? 23 यूनिट। क्योंकि आदमी की इनकम घटी कितनी है मेरे दोस्तों? 18,400 रुपए। तो 23 यूनिट की वैल्यू सवाल में 18,400 रुपए दी, कितने गुना? 23 8 184, 800 गुना। तो आदमी की इनिशियल इनकम भी 99 यूनिट है, 800 गुना। 99 की वैल्यू 800 गुना कितना? 99 का मतलब होता है 100 माइनस 1, 100 गुना 800, 80,000। 80,000 रुपए से 800 रुपए कम करोगे तो 79200 आएगा। ये होती है गुणा। ऐसे ये 103 का बेसिक है, यही बेसिक है बेटा, और यही शॉर्टकट है 103 का। ठीक है बच्चे, क्या फर्क नजर आ रहा है फिर आपको? ठीक है, तो ये इनकम टैक्स के 4 सवाल है, मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा, इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं बनती है, आपको कोई इसके अलावा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप आपके सामने नहीं हर्षिता, अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों आपके सामने, बताएंगे। अगला टाइप है परसेंटेज में मेंसुरेशन वाले सवाल। अगला टाइप है बच्चों परसेंटेज में मेंसुरेशन वाले सवाल। तो आप कहोगे सर मेंसुरेशन क्या है? चित्रमिति। सवाल अक्सर आते हैं पेपर में जिनमें मेंसुरेशन का इस्तेमाल होता है। सुनो, एक त्रिभुज की ऊंचाई 37.5%, आधार 45.45% बढ़ जाता है, ट्रायंगल का एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? बताओ, जल्दी से जवाब दें। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कई बार। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सवाल में क्या बोला है? देखो 1/2 तो अपने आप में कांस्टेंट है, हाफ तो फिक्स नंबर है। एरिया निर्भर किस पे करता है? आधार और ऊंचाई की गुणा पे। बोला एक त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% बढ़ जाती है, 37% की फ्रैक्शन ले लो 3/8।
और आधार कितना बढ़ जाता है 45.45 9.09%। देखो दोनों रिपीटेशन है, मैंने आपको पढ़ा है 9.09% 1/11, ये 45.45% है 5/11 5/11। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो कहने का मतलब ये है कि आयत की एक त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% बढ़ जाती है, उसका बेस 45.45% बढ़ जाता है, एरिया कितना बढ़ जाएगा। अब ये वो सवाल है जिसमें आपको मेरे दोस्तों है तो परसेंटेज के फॉर्मूले पे, आपको इन सवालों को करने के लिए मेंसुरेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, बट होंगे परसेंटेज रेशियो का इस्तेमाल करके। ठीक है बच्चों, आपसे आधार में चेंज दिया है, ऊंचाई में चेंज दिया, पूछा है एरिया में कितना चेंज आएगा। एरिया में चेंज निकालना है तो बेस और हाइट के रेशियो की सीधी सीधी गुणा, बेस और हाइट के रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो। तो ट्राइंगल का बेस 5/11 बढ़ जाता है, पहले अगर बेस 11 था तो 11 से 5 बढ़ के 16 हो गया, 11 से 5 बढ़ के 16। हाइट कितना बढ़ जाते 3/8, हाइट 3/8 बढ़ जाती है, पहले अगर हाइट 8 थी 8, तो हाइट 8 से बढ़ के 11 हो गई, तो एरिया का रेशियो आ गया। कि ट्राइंगल का एरिया अगर पहले ये था तो बढ़ के एरिया ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, समझ में आई बात। आप बोलोगे हाँ सर, तो एरिया में अगर चेंज निकालना है तो बेस और हाइट के रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो। ठीक है भाई, तो 11 से 11 कट जाएगा, 8 से 16 दो बार कट जाएगा, यानी कि 1 रेशियो 2। क्योंकि ट्राइंगल का एरिया अगर पहले 1 था तो 2 हो गया, दुगना हो गया, एरिया दुगना हो गया, डबल हो गया, तो बढ़ा कितना 100%। इसी चीज को 100% बढ़ाओगे तो दुगना 200% हो जाएगी। बात समझ, कितने आसान सवाल है बच्चों, ये करेंगे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अलग अलग वैरायटी के मेंसुरेशन वाले। अब ये उसके बाद शीट समाप्त, लास्ट टाइप है शीट का। एक ट्राइंगल का आधार 40% बढ़ जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि एरिया 60% बढ़ जाए, क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए। बेहतरीन क्वेश्चन। एक ट्राइंगल का आधार 40% बढ़ जाता है, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि एरिया 60% बढ़ जाए। एरिया बोलो, अभी पिछले सवाल की तरह तो देखो, एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सवाल में क्या दिया आपको, सवाल में आपको आधार में चेंज दिया है, एरिया में चेंज दिया, पूछा है हाइट में चेंज। अगर एरिया के रेशियो को बेस के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हाइट आ जाएगा कि नहीं आएगा। एरिया के रेशियो को बेस के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हाइट का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। देखो ना, सवाल में आपको एरिया में चेंज दिया है, बेस में चेंज दिया है, हाइट के बारे में पूछा है, तो एरिया के रेशियो को हाइट के रेशियो से डिवाइड कर दो, आ जाएगा बेस के रेशियो। इतना सिंपल सा लॉजिक है। ट्राइंगल का एरिया 60% बढ़ गया, 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी कि एरिया अगर पहले 5 था तो 5 से बढ़ के 8 हो गया एरिया। ट्राइंगल का बेस कितना बढ़ जाता है 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, क्योंकि बेस अगर पहले 5 था तो 5 से बढ़ के कितना हो गया 7। तो भाई हाइट का रेशियो क्या है, डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 कट जाएगा 7 रेशियो 8। हाइट का रेशियो आ गया ट्राइंगल की। दो रेशियो को डिवाइड करने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हाइट 7 से 8 हो जाएगी, तो हाइट कितनी बढ़नी चाहिए 1/7, और 1/7 क्या होता है अप्रॉक्स में 14.28%, 14.28%। बात समाप्त, 14.28%। बात समाप्त, आगे चलेंगे, करो बताइए। एक स्क्वायर का डायगोनल 45% कम हो जाता है, उसका एरिया में कितने परसेंट की कमी आएगी। वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है, उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट कम होगा। भाई आप स्क्वायर जानते हैं, वर्ग स्क्वायर एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर, और ये होता है स्क्वायर का डायगोनल यानी कि विकर्ण, ये वाली जो लाइन है डी से डिनोट करते हैं। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2a होता है, √2a, √2a। लॉजिकली समझने वाली बात है, बोला है एक वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है, उसका एरिया कितना कम होगा। अब डायगोनल जो है वो √2 गुना होता है साइड का। ठीक है जी, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको याद नहीं होगा मुझे पता है। √2 एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि विकर्ण जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है भुजा पे, स्क्वायर की भुजा पे। आप स्क्वायर की भुजा को दुगुना करोगे विकर्ण दुगुना हो जाएगा, स्क्वायर की भुजा को 5 गुना करोगे 5 गुना हो जाएगा, स्क्वायर की भुजा को आधा करोगे विकर्ण आधा हो जाएगा, साइड को 9 गुना करोगे विकर्ण 9 गुना हो जाएगा, साइड को 40% बढ़ाओगे विकर्ण भी 40% बढ़ेगा। साइड में जितना चेंज करोगे विकर्ण में उतना ही चेंज होगा, √2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने डायगोनल को 45% कम किया है, आपने विकर्ण को 45% कम किया है, तो स्क्वायर की साइड भी 45% ही कम हो जाएगी, वर्ग की भुजा भी ऑटोमेटिकली 45% ही कम हो जाएगी। बात समझ में आई, ये ध्यान से सुनना है आपको कि कांस्टेंट वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है। यानी कि वर्ग की भुजा 45% कम होगी, पूछा एरिया में कितना चेंज आएगा मेरे दोस्तों। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, यानी कि स्क्वायर की भुजा अगर पहले 20 थी तो 20 से 9 कम होकर 11 हो गई। अगर स्क्वायर की भुजा, वर्ग की भुजा पहले 20 थी तो 20 से 9 कम होकर 11 हो गई, तो भुजा का रेशियो है। एरिया का जो रेशियो आएगा वो साइड का स्क्वायर होगा, तो एरिया का जो रेशियो आएगा वर्ग के वो क्या होगा मेरे दोस्तों, स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एरिया का रेशियो आएगा। ठीक है ना, एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड का स्क्वायर होगा। ये सब कुछ मैंने आपको समझाने के लिए किया, अभी तक ना आपको चित्र बनाना है, पेपर में नए फॉर्मूला लिखना है, नई परसेंटेज लिखनी है, केवल इतना करना है आपको। 20 का स्क्वायर 400, 11 का स्क्वायर 121, 20 का स्क्वायर 400, 11 का स्क्वायर 121, बाकी सब कुछ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। पूछा एरिया कितना कम हो जाएगा, देखिए यानी कि अगर एरिया पहले 400 था तो 400 से घट के 121 रह जाएगा। अगर बेस को 100 बना लोगे तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। पूरे रेशियो को 100 से भाग कर दो, क्यों, 400 एक ऐसा नंबर है कि 100 बन जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। 4 से भाग दे तो 100 हो जाएगा, 121 को 4 से भाग देंगे तो 30.75 हो जाएगा, 30.75, 120/4 30 और 1/4 0.25, 30.25, यानी कि अगर एरिया पहले 100 था तो 100 से 30.25 हो गया, कितना कम हो गया 69.75 कम हो गया, और परसेंटेज में आएगा 69.75%, बी ऑप्शन। मैं हमेशा कहता हूं कि रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस को अगर 100 बना लेते हो, 100 बनाना आसान है, 400 को 100 बनाना, 4 से भाग करना चुटकियों का खेल है, तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा, आपकी कैलकुलेशन कम रहेगी। आगे एक और सवाल करके बताएंगे बच्चों, लेटेस्ट क्वेश्चन आया 2022 के पेपर में, भाई साहब जवाब देंगे।
एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रम से 20 और 25% बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई 30% कम हो जाती है, तो पूछा है घनाभ का आयतन में कुल कितना परसेंट वृद्धि होगी, घनाभ का आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा, वॉल्यूम, जवाब दो, वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा, घनाभ का वॉल्यूम करेंगे। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, जैसे हमारी किताब है ना वो घनाभ होती है, वॉल्यूम एल गुणा बी गुणा एच, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ने का मतलब 1/5, चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, 25% का मतलब 1/4, हाइट 30% कम हो जाती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। उसके वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आएगा, अगर आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो लंबाई चौड़ाई और हाइट के रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी पड़ेगी, ये लॉजिक है। लंबाई 20% बढ़ जाती है 1/5, यानी कि लंबाई अगर 5 थी तो 5 से बढ़ के 6 हो गई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चौड़ाई 25% बढ़ जाती है 1/4, यानी कि चौड़ाई अगर 4 थी तो 4 से बढ़ के 5 हो गई। हाइट 30% कम हो जाती है 3/10, 3/10 यानी कि हाइट अगर पहले 10 थी तो 10 से 3 कम होकर 7 हो गई हाइट। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, वॉल्यूम का रेशियो यानी कि पहले जो वॉल्यूम था और अब जो वॉल्यूम है उसका अनुपात क्या होगा, तीनों की सीधी सीधी गुणा, और जब गुणा करेंगे सीधी सीधी, देखो लेफ्ट और राइट साइड की चीजें कटती है, 5 से 5 कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, 10 दूनी 20 रेशियो 21। क्योंकि पहले अगर घनाभ का वॉल्यूम 20 था, सीधी सीधी गुणा करी मैंने, लंबाई चौड़ाई और हाइट के रेशियो की सीधी सीधी गुणा करी, बस लिख ऐसे दिया है, उसे कंफ्यूजन है, डाउट मत आ जाना। अगर पहले वॉल्यूम 20 था तो 20 से बढ़ के 21 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 1/20 बढ़ गया, और 1/20 मतलब 5%, तो इंक्रीज बाई 5% हो जाएगा, पहला ऑप्शन आंसर है 5% इंक्रीज। ये तो पहला आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, उसके बाद रेशियो की गुणा करनी है केवल। आसान टाइप ए वाला काफी ज्यादा बताओ, अच्छा सवाल एक और बनाओ। एक घनाभ की लंबाई 63.63% बढ़ जाती है, चौड़ाई 41 सही 2/3% कम हो जाती है, ऊंचाई कितने प्रतिशत बदलनी चाहिए कि वॉल्यूम सेम बना रहे, हाइट कितना चेंज करना चाहिए कि आयतन सेम रहे। भाई घनाभ का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। अभी उल्टे थोड़ा अलग सवाल है, पिछले वाले सवाल की तरह नहीं है। लंबाई 63.63% बढ़ जाती है 7/11, 1/11 9.09% है, 7 गुना है। हाइट 41 सही 2/3% कम हो जाती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखो मैंने आपको पढ़ा है 8:1/3%, 1/12, इसका 5 गुना है, 5/40 प्लस 5/3, 5/12 बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है 5/12। तो घनाभ की लंबाई 7/11 बढ़ जाती है, यानी कि अगर घनाभ की लंबाई मेरे दोस्तों पहले 11 थी तो 11 से 7 बढ़ के 18 हो गई। चौड़ाई 5/12 कम हो जाती है, चौड़ाई अगर पहले 12 थी तो 12 से 5 कम होकर 7 रह गई। हाइट को किस रेशियो में चेंज करना चाहिए कि वॉल्यूम सेम रहे, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जितना वॉल्यूम पहले था आज भी उतना ही रहे। लंबाई अगर पहले 11 थी तो 18 हो गई, 7 बढ़ गई, चौड़ाई 5/12 कम हो गई, चौड़ाई अगर 12 थी तो 12 से 5 कम होकर 7 हो गई। तो हाइट किस रेशियो बदलनी चाहिए कि वॉल्यूम सेम रहे, मैंने क्या पढ़ा है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। हाइट का जो रेशियो था भाई पहले अगर हाइट की वैल्यू 18 गुना 7 थी 18 × 7, तो हाइट की वैल्यू को कितना करना पड़ेगा, रिवर्स रेशियो 11 गुना 12। पूरा आप समझो कि ये पूरा एक ही नंबर है, आप इनको एक ही नंबर समझो, एक ही नंबर, अलग मत समझो। वॉल्यूम को अगर सेम रखना है तो हाइट को रिवर्स रेशियो में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हाइट अगर पहले 18 गुना 7 थी तो उसको 11 गुना 12 करना पड़ेगा, यानी कि कितना 6 दूनी 12 6 3 18, यानी कि हाइट हो जाएगी 21 से 22। हाइट को 21 से बढ़ा के 22 करना होगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 1/21, और 1/21 क्या होता है भैया, अप्रॉक्स 4.76%, आंसर है सी ऑप्शन, अप्रॉक्स 4.76%। क्लियर है, समझो एक ही नंबर है, 11 गुना 12 एक ही नंबर है, तो उल्टा रेशियो करना पड़ेगा हाइट का, तभी वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल। ओके, अब यहां से उल्टे क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन। किसी वर्ग का एरिया 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण में कितने परसेंट की कमी आएगी, किसी स्क्वायर का एरिया, भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है, आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है मेरे दोस्तों, साइड का स्क्वायर। तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो गया, 19% का क्या मतलब है, यानी कि अगर एरिया पहले 100 था तो 100 से 19 कम हो गया 81 हो गया। किसी स्क्वायर का एरिया 19% कम हो गया तो वर्ग के विकर्ण में कितनी कमी है, एरिया अगर पहले 100 था तो 100 से 19 कम हो गया 81 हो गया, ये एरिया का रेशियो है। तो स्क्वायर की साइड का रेशियो क्या होगा, साइड मतलब स्मॉल है, वर्ग की भुजा का अनुपात क्या होगा, एरिया बराबर साइड का स्क्वायर है, तो साइड क्या होगा, एरिया का रेशियो का अंडर रूट, एरिया का रेशियो का अंडर रूट कर लेंगे, साइड का रेशियो आ जाएगा 100 का अंडर रूट 10, 81 का अंडर रूट 9, यानी कि स्क्वायर की साइड अगर पहले 10 थी तो 10 से 9 हो जाएगी, 10% घट जाएगी, तो वर्ग की भुजा 10% कम हो गई, तो विकर्ण भी 10% ही कम हो जाएगा। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है साइड का अंडर रूट 2a, रूट 2 अपने आप में कांस्टेंट है, अगर साइड 10% कम हुई है तो डायगोनल भी 10% ही कम होगा, ये आंसर है, बात समाप्त। इतना आसान सवाल है, मेंटली करने वाला, मेंटली, इनमें तो कलम उठाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे, बाय। डी भाई शैलेंद्र, काफी बच्चों का सही आंसर आया है।